हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने खोज का सेकेंड फेज एग्जाम दे दिया है एंड आई बिलीव काफ़ी अच्छा किया होगा और आप एक्साइटेड भी होंगे जानने के लिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो क्लास 8 का जो खोज एग्जाम का सेकेंड फेज का फर्स्ट क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिविएशन इज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है 30 डिग्री। तो एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे एक मिरर है, इस पे ये रे ऑफ लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आपका 30 डिग्री है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे भी जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो भी आपका 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा प्रोसीड करती। अब ये रे सीधे जाने के बदले इस तरह बेंड हो गई है, तो ये जो डिविएट हुई है ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली इस सिंपल ज्योमेट्री से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है ओरिजिनल रे का डायरेक्शन था, ये इस तरह से जाती, पर यहां सरफेस आ गया था, राइट। तो अब ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, उसमें से ये एंगल दोनों रेस के बीच का 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिविएशन अगर मैं लिखता हूं, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, तो आप उसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल आई एंड माइनस एंगल आर। तो अगर ध्यान से देखें तो 180 डिग्री माइनस 30 एंड माइनस 30 डिग्री ईच, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू 3 मीडिया ए, बी एंड सी। 3 अलग अलग मीडिया है, जैसे हो गया एयर, सपोज वाटर, हो गया ऑयल, या एयर, वाटर एंड ग्लास, ऐसे 3 डिफरेंट मीडिया है। इसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, तीनों में उनकी स्पीड्स मेंशन्ड है, VA, VB एंड VC। तो आपको ये फाइंड आउट करना है उनके बीच का स्पीड्स का रिलेशन क्या है। ऑप्शंस को देख के समझ आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है, तो जब वो इंक्लाइंड हो और मीडियम की डेंसिटीज अलग अलग हो, ऑप्टिकल डेंसिटीज, तो रे ऑफ लाइट जो है बेंड होती है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है लाइट की। तो अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे यहाँ पे मीडियम ए था, ये मीडियम बी था, तो इस केस में मीडियम बी में बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी कम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए में ज्यादा है, मीडियम बी में कम है। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यहां पे अगर डायग्राम को देखें बी और सी वाले मीडियम को, तो यहां भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। यहां पे रे ऑफ लाइट आ रही है मीडियम बी से और एंटर कर रही है मीडियम सी में। दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगेन आप देखते हैं लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका क्या मतलब है कि मीडियम सी की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम बी से भी ज्यादा है, मतलब लाइट की स्पीड और ज्यादा कम होगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बी में ज्यादा है और सी में उससे भी कम है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्पीड्स की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी ए में, उसके बाद होगी स्पीड ऑफ लाइट बी में, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट होगी सी में। तो मैक्सिमम स्पीड होगी ए में और लीस्ट होगी सी में। अब यहां से मुझे कौन सा रिलेशन जो है जस्टिफाई करने में समझ में आता है, देखते हैं। VB इज ग्रेटर देन VA, नहीं, यहां तो उल्टा है, राइट। ए जो है ज्यादा है, मीडियम ए में स्पीड लाइट की ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे देखा जाए बी इज ग्रेटर देन सी, तो ऑप्शन बी में मुझे ये रिलेशन जस्टिफाइड दिख रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट बी में ज्यादा है सी से, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर भी एक बार अगर आप देखना चाहे तो ऑप्शन सी को चेक करिए। यहां बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सी में ज्यादा है ए से, सी में तो लीस्ट था, ए में मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी भी गलत है। और कोई भी दो में स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं है, क्योंकि अगर लाइट की स्पीड सेम होती तो रे जो है लाइट रे वो बेंड नहीं करती, वो स्ट्रेट ट्रैवल कर जाती विदाउट एनी बेंडिंग।
तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन जो हम बोलते हैं या कंडीशन फॉर नो बेंडिंग तब होता है जब या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की या मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो या फिर नॉर्मल इंसिडेंस हो। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि जो इंटरफेस है जहां पे जो दो मीडियम मिल रहे हैं, जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहां पे रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलरली अगर आए तो कोई बेंडिंग नहीं होती, पर ऐसा केस ही नहीं है। यहां पे आपको जो रे ऑफ लाइट है वो इंक्लाइंड आ रही है, तो ऑब्वियसली हमें बेंड होते हुए दिख भी रही है गिवन डायग्राम से। तो ऑब्वियसली यहां पे मीडियम ए में सबसे ज्यादा स्पीड है, उसके बाद बी में है, उसके बाद सी में है। तो आंसर आपका करेक्ट है बी ऑप्शन। नंबर 3 देखते हैं, चलिए। यहां लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो मैं एक ऑप्शन हटा देता हूं, दैट इज ऑप्शन डी, कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो इंक्रीज होगा कंडक्शन या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, इसके अलावा और कोई चीज तो हो नहीं सकती। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी आंसर नहीं था। अब ये समझते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो आप बोल सकते हैं आयंस है, आयनिक स्टेट में एक्चुअली एटम्स है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं ज्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के थ्रू तो उनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। कोलिजन्स बढ़ते हैं मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है कंडक्टर का तो इसका मतलब कंडक्शन कम हो गया है। तो आंसर होना चाहिए कि कंडक्शन जो है मेटालिक कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। यहां दिया है चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। In a dry cell, the powdered carbon present in the electrolyte enhances the flow of charge through it. करेक्ट। कभी आपने ड्राई सेल को अगर ओपन करके देखा हो तो उसके अंदर कुछ जेली टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसके अंदर एक थिक रॉड जैसी रहती है ब्लैक कलर की, जो कि होता है ग्रेफाइट, कार्बन है, और साथ में पाउडर्ड कार्बन भी रहता है। बेसिक पर्पज ये है कि वो कंडक्टिविटी बढ़ाता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह सरप्राइजिंग है, लेकिन कार्बन के दूसरे फॉर्म्स जो हैं दे आर इंसुलेटर्स, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो कार्बन को हम यूज करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सेकेंड की बात करें, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ जिंक और कार्बन। तो इसमें जो है अगर आपने लेड एसिड बैटरीज कभी सुनी हो तो जो भी नॉर्मली आपके 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में रेगुलर कार्स में जो बैटरीज लगती हैं उसमें एसिड बैटरीज होती हैं। लेड रहते हैं टर्मिनल्स, लेड डाइऑक्साइड के और लेड के, और साथ में एसिड जो रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स का कहा गया है कि जिंक के और कार्बन के बने होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। वो बने होते हैं लेड डाइऑक्साइड एंड लेड, मतलब एक होगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये ऑप्शन अपना जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, वो गलत है। तो आंसर मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। तो ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी ऐसा दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये हो गया आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे आपको दिया है V1 एंड V2 आर स्पीड्स ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली, देन V1 बाई V2। तो V1 जो स्पीड है, V1 जो स्पीड है ये आपकी सॉलिड में स्पीड है साउंड की, और V2 जो है दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। तो V1 बाई V2 एज ए अगर मैं बोलूं कंपेयर करके देखें वैल्यू क्या आएगी अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो आपने साउंड चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये आपका जो 8th का 3rd चैप्टर है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इट वेरीज इन डिफरेंट मीडिया। तो साउंड स्लोएस्ट ट्रैवल करती है गैसेस में, उससे ज्यादा स्पीड होती है लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है फास्टर, कहा जाए फास्टेस्ट, तो वो सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स में भी स्पीड अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट इज यूज्ड, बट जनरली सॉलिड्स में स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड्स, और उससे भी कम होती है गैसेस में। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर जो है V1 जो है इज ग्रेटर देन V2,
तो अगर दोनों साइड में, क्योंकि दोनों चीजें जो है नंबर्स यहाँ पे होंगे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो दोनों साइड में V2 से डिवाइड कर देता हूं, तो V1 बाई V2 यहां पे आ गया। डिवाइड करने के बाद राइट साइड में अगर आप देखोगे तो V2 बाई V2 हो जाएगा, तो V2 बाई V2 क्या हो गया 1, तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा V1 बाई V2 इज ग्रेटर देन 1। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? तो आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका करंट ईयर के सिलेबस साउंड चैप्टर से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहां खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया है, साउंड ऑफ ए थंडर इज हर्ड t सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज v मीटर्स पर सेकेंड, neglect the time taken for light to travel। सपोज यहां पे आपका कोई क्लाउड है, यहां पे और भी क्लाउड्स हैं, यहां पे कहीं पे लाइटनिंग हुई, आप एज एन ऑब्जर्वर यहां पे हैं, ये आपकी आई वगैरह हो गई, यहां पे आपके ईयर्स वगैरह हो गए। तो जैसे यहां पे लाइटनिंग हुई तो तुरंत आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, क्योंकि यहां पे दिया है निग्लेक्ट द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रैवल। तो लाइट यहां से यहां ट्रैवल होके आएगी, इट टेक्स 0 सेकेंड्स, ऐसा मैं मान के चल रहे हैं। मतलब द मोमेंट लाइटनिंग हुई तुरंत आपको दिख जाती है। अब क्या होता है, साउंड क्योंकि इट ट्रैवल्स मच स्लोअर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो साउंड को यहां से यहां आने में समय लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड यहां पे दी है आपको v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड जो होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो आई कैन राइट डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां जहां पे लाइटनिंग हुई वहां से लेके आप तक का डिस्टेंस क्या है वो मुझे इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सपोज d से, स्पीड ऑफ साउंड इज v एंड टाइम टेकन इज t। तो आंसर क्या आ गया हमारा v इंटू टी, सो दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आई बिलीव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये मोशन चैप्टर से भी आप बोल सकते हो, या फिर आप करंट चैप्टर्स भी जो भी आप 8th में पढ़ रहे हैं उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं। खासकर इसका एको का अगर हम साउंड में चैप्टर की बात करें तो वहां जो एको के कॉन्सेप्ट्स पे बेस क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको हम बोलते हैं, वहां पे भी यही इसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द डिस्टेंस। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड बाई, कौन जो है वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा। वेटलेसनेस का क्या मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, या एक कहा जाए जैसे अगर हम अर्थ पे सरफेस पे खड़े हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो अर्थ इसको नीचे अपनी तरफ खींचती है, और ये जो सरफेस है जहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं वो आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो ये अर्थ जो आपको खींचती है वो आपका वेट हो जाता है, और उसके बराबर ही एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो हम वेट जो बोलते हैं दैट इज ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन रीडिंग हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर कोई वेइंग मशीन रखी हो तो वो जो रीडिंग दिखाएगी वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वेटलेसनेस कहा गया है। तो पर्सन ड्यूरिंग हिज फ्री फॉल, अब फ्री फॉल का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको कोई रोकने के लिए चीज ही नहीं है जो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाए। तो ऑब्वियसली वो एक स्टेट हो जाएगी जहां पे बंदा जो भी है या पर्सन जो भी है उसको वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा वो। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर ध्यान से देखें एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून, मून भी जो है भले उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है, लेकिन अर्थ के मुकाबले अगर कहा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, पर वहां पर आपका वेट कम हो सकता है पर 0 नहीं है। ऐसे पर्सन एक्सपीरियंसेस अ रिएक्शनल फोर्स, ये मैंने अभी आपको समझाया कि रिएक्शनल फोर्स जो है दैट इज n, और यही आपके वेट के बराबर होता है जो वेइंग मशीन आपको शो करती है। तो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस कर रहा है रिएक्शनल फोर्स वो वेटलेसनेस की कंडीशन तो नहीं होगी। एंड आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, पर्सन क्लाइंबिंग
ए पर्सन ड्यूरिंग क्लाइंबिंग ए हिल बोला है। अब अगर आप हिल पे क्लाइंब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा, अर्थ पे है या किसी और जगह भी अगर आप विजुअलाइज करें तो वहां पे अगर आप उस प्लैनेट पे हैं या सैटेलाइट पे हैं, वहां पे कहीं इस टाइप का हिल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है और वहां पे आप क्लाइंब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडी भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। मतलब आप और हिल के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं उस समय तो आपके ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स भी लगेगा, तो वो भी वेटलेसनेस की कंडीशन नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे आपको बोला है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, ये कैलकुलेट करना है। अब यहां पे अगर देखा जाए न्यूटन जो है, अगर मैं बात करता हूं न्यूटन, सो ये एसआई यूनिट है, और अगर हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की तो वो आपका है डाइन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था सीधा कन्वर्शन का, एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट। तो न्यूटन हम किस चीज को बोलते हैं, तो बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स क्या होता है ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। वैसे तो फोर्स जो है वेट के बराबर है और वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हम मानते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो मास का यूनिट हो जाएगा केजी, एसआई यूनिट, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही सीजीएस की अगर हम बात करें तो मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम और मीटर के बदले आ जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट तो सेम ही रहता है। अब मुझे इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है कि 1 केजी जो होता है दैट इज 1000 ग्राम्स, और 1 मीटर की अगर हम बात करें तो वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे मिल जाएगा कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है विल बी इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है आपकी हो गई न्यूटन, और इस चीज को हम बोलते हैं डाइन। तो हमें आंसर मिल जाता है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो कितने डाइन के बराबर है, तो आंसर इज 10⁵ के बराबर। आई होप ये कन्वर्शन समझ में आया होगा। बेसिक कन्वर्शन था मास का एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना, डिस्टेंस के यूनिट को मीटर को सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और अल्टीमेटली यहां मल्टीप्लाई करना। तो 1000 इंटू 100 सो दैट इज 1 लाख, जिसकी वैल्यू होती है 10⁵। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एसर्शन है द सी एंड लैंड ब्रीजेस आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ करंट ऑफ एयर, एंड रीजन बोला है ड्यूरिंग द डे टाइम सी वाटर गेट्स हीटेड फास्टर देन लैंड। फर्स्ट थिंग, ये आपका जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 7th क्लास के सिलेबस पे बेस्ड है। हीट चैप्टर जो आपने पढ़ा था राइट, या नेचुरल फिनोमिना, तो उसमें आपके लैंड और सी ब्रीजेस वगैरह की बात होती है। तो लैंड और सी ब्रीज फॉर्म होता है डेफिनेटली, मतलब रिजल्ट होती है बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग, दो अलग अलग सरफेसेस की, एक लैंड की और वाटर की। सनलाइट दोनों पे पड़ रही है, लैंड पे भी पड़ रही है वाटर पे भी, लेकिन वाटर का टेम्परेचर बढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स मोर हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री, जबकि लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिलेटिवली काफी कम हीट की जरूरत है। तो लैंड जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये बात करेक्ट है कि भाई लैंड और सी ब्रीज जो है वो कन्वेक्शन ऑफ एयर करंट्स की, मतलब उसकी वजह से होगी। लेकिन रीजन जो दिया है कि सी वाटर गेट्स हीटेड फास्टर, सो दिस इज रॉन्ग एज कंपेयर टू लैंड, ये गलत हो गया। इसको उल्टा होना चाहिए था, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एज कंपेयर टू सी। तो रीजन गलत है बट असर्शन करेक्ट है। तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बेस्ड है। यहां पे दिया है देयर आर 2 इलेक्ट्रोस्कोप्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड जिसको आपने एक्स से डिनोट किया है, यहां पे आपको चार्जेस भी दिख रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरा जो है विच इज वाई विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इनको आपने एक वायर से ज्वाइन कर दिया, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसा एस्टैब्लिश हो गया है, कॉपर वायर यूज किया आपने। तो इसमें से क्या होगा,
तो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। फर्स्ट थिंग समझना है बेटा कि यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कम हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रोटॉन्स विल मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी है, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, बट प्रोटॉन्स जो हैं वो अंदर न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो कौन मूव कर सकता है? तो बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो रिलेटिवली लूजली बाउंड होते हैं। तो जैसी थोड़ी सी उनको एनर्जी मिलती है तो वो अपने वैलेंस शेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो मूव कर सकते हैं। तो प्रोटॉन्स टाइटली बाउंड है तो वो तो निकल नहीं सकते। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे लिए क्या हो गया? गलत। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वाई टू एक्स। नाउ दिस इज करेक्ट। अब ये करेक्ट क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस में है, तो जहां चीज ज्यादा है वहां से मूव कर सकती है। कहां? जहां वो कम है, जहां उनका नंबर कम है। तो आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां से? वाई से कहां पे? एक्स की तरफ, और ये चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होगा, मतलब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तब तक चार्ज फ्लो करेगा इफ इट इज पॉसिबल। एंड लास्ट में प्रोटॉन्स विल मूव फ्रॉम वाई टू एक्स। तो अगेन यहाँ पे ये दोनों चीजें गलत हो जाती हैं। ए ऑप्शन जिस वजह से गलत हुआ था, सेम रीजन से डी ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि वाई में प्रोटॉन्स वैसे ही कम है, तो प्रोटॉन्स तो वैसे भी कम है, एंड सेकेंडली वो टाइटली बाउंड है तो वो मूव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी? सुनामी इनमें से कौन से रीजन की वजह से नहीं आ सकती? पहली बात आपने पढ़ा होगा, सुनामी कब आती है? जब कोस्टल एरिया में या अंडर द सी कभी अर्थक्वेक्स आ जाए, तो उसके वजह से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है जो ट्रैप्ड एनर्जी होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन सुनामीज। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो मेजर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला है अंडर सी, करेक्ट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या हुआ? अर्थ का क्रस्ट शेक कर सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो सकता है, तो बेसिकली दिस कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। सेकेंड, अगर देखें अर्थक्वेक डायरेक्टली गिवन है तो ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ये सी के पास होना चाहिए। वॉल्केनिक इरप्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अगर आपने पढ़ा हो नेचुरल फिनोमिना वगैरह में, तो वहां पे अर्थक्वेक्स के पॉसिबल रीजंस में से एक रीजन ये भी होता है कि जो वॉल्केनोस जब इरप्ट होते हैं तो उसके आसपास जो है काफी मूवमेंट वगैरह होता है, काफी ट्रैप्ड एनर्जी बाहर निकलती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स बनते हैं। और अगर वॉल्केनिक इरप्शन अगेन सी साइड में है, उसके आसपास कहीं पे हो रहा है, तो वो सुनामी ला सकता है। तो ऑब्वियसली बचा क्या? लाइटनिंग। ये तो वैसे भी आप रीड करके बता सकते थे कि लाइटनिंग जो हो रही है वो हो रही है चार्जेस की वजह से। कहीं पे सरप्लस चार्जेस डेवलप हो गए और वहां से सडन डिस्चार्ज हुआ, तो उसकी वजह से अर्थ की प्लेट्स का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, या फिर उसकी वजह से ट्रैप्ड एनर्जी अर्थ में अंदर नहीं रिलीज हो रही। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रीटी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट था। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम ज्यादा ले रहा हूं, बट आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये करीब करीब हाफ ए मिनट या 1 मिनट में मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि कोई भी अभी तक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है पूछता है फ्रिक्शन के बारे में। अब फ्रिक्शन अगेन ये जो चैप्टर का देखा जाए तो 8th का ही सेकंड चैप्टर था। तो यहां पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर्स 7 न्यूटन फोर्स टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर रखा है और उसको हम मूव करने की कोशिश करेंगे और सरफेसेस रफ हैं, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्डअप होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। जब लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आप पहुंच जाते हो, उससे जरा सा फोर्स एक्सीड होता है तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। एक बार ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो उसको मोशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कम होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसको हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, स्पीड उसकी नहीं बढ़ रही है, तो आपको सिर्फ उतना ही फोर्स देना है जितना फ्रिक्शनल फोर्स जो हो सकता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज लेस एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपका आंसर यहां पे जो हो जाएगा
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर मैं पूछ रहा हूं तो आंसर हो जाएगा लेस देन 7, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 7 न्यूटन था, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है 7 से कम होगा। तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, लेकिन यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये तो आपने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया ही है। आप जैसे साइकिल चलाते हैं, कभी सामने से विंड ब्लो करे या आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो आपको फील होता है कि एक फोर्स आपको डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। तो एयर क्या है, बेसिकली गैस है, और फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो एक कंबाइंड टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, गैसेस और लिक्विड्स के लिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। या अगर हम बात करें बारिश का पानी है, जैसे अभी बड़ौदा में अक्सर भर जाता है, तो उस समय जैसे बच्चे अक्सर पानी में घूमते हैं, बाहर निकलते हैं, तो चलने में आपने महसूस किया होगा डेफिनेटली डिफिकल्टी होती है। तो मतलब पानी इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। या स्विमिंग करने कभी आप गए और थोड़ा बहुत अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो यू फाइंड इट इज हार्डर, डिफिकल्ट होता है चलना। तो फ्लूइड का फ्रिक्शन खासकर लिक्विड्स में काफी ज्यादा रहता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। यहां बोला है इफ ए पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल साइज इमेज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी। अब एक्चुअली तो इसको ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं, बट एक छोटा सा डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि सपोज ये कोई चलिए मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन। यहां दिया है 14th क्वेश्चन में कि इफ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज, उसको पूरी अपनी इमेज देखना है, तो मिनिमम हाइट क्या होगी किसकी, प्लेन मिरर की। तो इसको ऑल्दो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको रिजल्ट पता है तो ये आपके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बट इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली अगर एक बार देखना चाह रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं। सपोज ये पर्सन है, यहां पे उसकी आई है, ठीक। अब उसको अपनी इमेज देखना है, तो इस इमेज को देखने के लिए हम एक फिलहाल ऐसा मिरर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मिरर अभी मैं बड़ा ले रहा हूं, पर आपको यह समझना है कि इसमें से हम कितना पार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अगर उसको अपने हेड की इमेज देखना है और आईज में उसकी इमेज आना चाहिए, तो इस पॉइंट पे कहीं पे यहां से रे अगर आएगी तो यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सैटिस्फाई करते हुए रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी। तो ये आपके मिरर का एक एंड हो सकता है। दूसरा, ये बॉटम मोस्ट पार्ट आपके फीट हो गए, यहां से रेस आईज में आनी चाहिए, तो इसका मिड पॉइंट आप ये समझ लीजिए यहां पे है। तो यहां से रे जो है इंसिडेंट होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके आई तक पहुंच जाएगी। मतलब अगर हम इमेज देखना चाहते हैं अपनी फुल बॉडी की, ये पूरी हाइट अगर हम देखना चाहते हैं मिरर में, तो मुझे सिर्फ मिरर का इतना पोर्शन ही काफी है। ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसकी मुझे नीड नहीं है, जिसको मैं यहां पे डिलीट जैसा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना पोर्शन अगर मैं रिमूव कर देता हूं, स्टिल मैं बचे हुए पोर्शन से अपनी फुल इमेज देख सकता हूं। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री आप लगा सकते हो कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस पॉइंट से नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। यहां से इस नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करूं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। तो यहां वाला डिस्टेंस जो है, सपोज अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा x हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं y है तो ये डिस्टेंस भी आपका y हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से। तो अब अगर मैं इस चीज को, लाइन को फर्दर यहां एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया y। पर्सन की टोटल हाइट थी, अगर यहां से ध्यान से देखें तो 2x प्लस 2y थी, और मिरर की हाइट आप देखेंगे तो वह x प्लस वाई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपका जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके आधे साइज के मिरर से आप उसकी पूरी इमेज देख सकते हैं। इसका मैं पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं ज्योमेट्री के प्रूफ वगैरह पे, बट आपको थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बना के बेसिक आइडिया दे दिया किस तरह से मिरर की जो हाइट आपको जरूरत होगी वो पर्सन की हाइट की हाफ होगी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक थर्मस फ्लास्क जो बोला है इज अ हाउस होल्ड आइटम दैट इज यूज टू कीप थिंग्स वार्म और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्वर्ड बॉल्स इन थर्मस फ्लास्क? मैं ये बताना चाहूँगा आज की डेट में जो आप फ्लास्क वगैरह यूज़ करते हैं मॉडर्न डे फ्लास्क, उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट है. पर हम यहाँ जो थर्मस फ्लास्क देख रहे हैं ये थोड़ा पुराने ज़माने का जो है थर्मस फ्लास्क है, जिसमें एक डबल लेयर्ड ग्लास की एक बॉटल होती थी जिसको वैक्यूम सील किया जाता था. मतलब उनके बीच में जो एयर ट्रैप्ड होती थी वो निकाल के उसको वैक्यूम क्रिएट करके सील कर दिया जाता था, और दोनों साइड जो है वो सिल्वर्ड होती थी. तो यहाँ पूछा है वो सिल्वर करने का रीज़न क्या है. तो अगर हम बात करें कि ये अगर एक कोई सरफेस है और ये अगर सिल्वर्ड है तो इसमें होगा क्या, जो भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर इसी तरह से सोचा जाए, तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, पर दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, जैसे हीट वगैरह की बात करें, अगर वो भी सरफेस पे अगर इंसिडेंट होगी तो इवन वो रेडिएशंस भी रिफ्लेक्ट होंगे. तो अगर आपको कोई चीज़ को गर्म रखना है तो जो भी हीट बाहर की तरफ रेडिएट हो रही होगी वो अंदर वाली सरफेस की सिल्वर होने की वजह से वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी. और बाहर से अगर कोई चीज़ अगर रेज आ रही हैं कुछ, तो वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. मतलब कोशिश होगी कि थर्मस के अंदर जो आपका कंटेंट है वो सेम टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम तक रहे. तो इनफैक्ट टू रिड्यूस हीट लॉस, ये बेसिक लॉजिक था. अब ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट बाई कंडक्शन. यहाँ पे कंडक्शन आंसर नहीं है क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं. हीट जो है रेडिएट होगी. टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई कन्वेक्शन, पहली बात तो कन्वेक्शन नहीं हो रहा, अभी वी आर टॉकिंग ऑफ रेडिएशन. एंड दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे, जब तक हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता. टू रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू रिड्यूस लॉस बाई रेडिएशन, दिस इज द करेक्ट आंसर. यही मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे आपने इसके अंदर चाय वगैरह कुछ भी भर दी है या गर्म मिल्क रखा है, इसमें से हीट जो है निकलेगी, ये जाके यहाँ पे रेज टकराएंगी और वापस रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाएंगी. तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो लॉस है वो लिमिट हो जाएगा और आपके कंटेंट का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा काफ़ी टाइम तक. So this was the concept behind the thermos flask and keeping the walls silvered. I hope ये जो भी questions हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये आपको समझ आए एंड आपने भी अप्रिशिएट किया होगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, बहुत मुश्किल नहीं था. एंड आई सिंसियरली होप कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. थैंक यू.